अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8, और ये क्या है चैप्टर नंबर 8, एक प्रॉमिस है। प्रॉमिस मतलब क्या होता है, वादा। उसका फुल डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके में जो राइटर है, जो उसके राइटर है जिलानी बानो, उसके बारे में जानेंगे। और ये प्रॉमिस क्या है, ये तो एक अफसाना है। अफसाना मतलब छोटी सी कहानी है। और ये आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर से हमको नसीहत ये हासिल करना है कि आजकल के दौर में जो आपके घर, हमारे घर में जो माहौल चल रहा है कि एक वालिदैन को, या फिर दुनिया में जो भी माहौल चल रहा है, वो उससे रिलेटेड है कि घर के माहौल में लोग किस तरीके से अपने वालिदैन की, एक वालिदैन अपने बाल बच्चे की किस तरीके से परवरिश कर लेता है, और वही औलाद जो है अपने वालिदैन की परवरिश नहीं कर पाता है। इसके बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे कि जिलानी बानो ने इस अफसाना में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है और लोगों को किस तरीके से बताया है, और लोग इससे क्या नसीहत हासिल करेंगे। आइए इस पे हम लोग बहस करेंगे। उससे पहले हम लोग आपका जो पहले वाला, उससे बैक वाला जो चैप्टर था, उसका नाम क्या था, तो तोबा टेक सिंह, उसके बारे में 2-3 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की तरफ जाएंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 7 था, वो उसका चैप्टर का नाम क्या था, तो उस चैप्टर का नाम था तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह क्या है, तो ये भी एक मुख्तसर अफसाना था। और उसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर है सआदत हुसैन मिंटू, जो मिंटू के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। सआदत हुसैन मिंटू तोबा टेक सिंह जो अफसाना लिखे हैं, वो किससे रिलेटेड है, तो वो पागल खानों से रिलेटेड है। पागल खानों को जिस तरीके से जेल में, कैद खाने में, जेल में कैसे कैदियों को रखा जाता है, उसी तरीके से पागल खानों को कैद से जो ट्रांसफर किया जाता था। आपका जो हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान जब 1947 में तबादला हुआ, मतलब ये अलग हुआ, तो उसके कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान जब 2 टुकड़ों में, तो पहले ही अलग हो गया था, उसमें जो है उसके बाद धीरे धीरे पहले कैदियों का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद लोगों में बातचीत होने लगी, तो फिर कैदियों के साथ साथ पागलों का भी ट्रांसफर होने लगा। उस पागलों में जैसे कि जो मुस्लिम पागल थे, उसको जो है ना पाकिस्तान भेजा जाता था। जो हिंदू और सिख पागल रहते थे, जो पाकिस्तान में रहते थे, उसको हिंदुस्तान भेजा जाता था। इस कहानी में ये बताया गया, किसमें, चैप्टर नंबर 7 तोबा टेक सिंह में। और उसके जो राइटर हैं, तो राइटर कौन है, सआदत हुसैन मिंटू। तो मिंटू साहब की पैदाइश कब हुई, तो मिंटू साहब की पैदाइश 1912 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी, तो लुधियाना पंजाब में हुई थी। ये हिंदुस्तान में, अभी मौजूदा हिंदुस्तान में पड़ता है। दूसरा, इनकी वफात कब हुई थी, तो उनकी वफात 1955 ईस्वी में, जो मौजूदा लाहौर में पड़ता है। ठीक है, इनकी वफात हो गई। इनके वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन था। इनके वालिदा, इनके मदर का नाम क्या था, तो इनके मदर का नाम था सरदार बेगम। ये हो गया। सआदत हुसैन मिंटू अपनी इब्तदा, आगाज जो है, लिखने का आगाज कब से शुरू किया, तो 1933 ईस्वी से ये अफसानों की तादाद और उसमें वो आगाज हुए, वो शुरुआत किए थे। ठीक है, सआदत हुसैन मिंटू अपने कम उम्र में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुए, जिसकी वजह से वो पहले पहल तो अफसाना वगैरह लिखते थे और अफसाना के साथ साथ अखबार वगैरह में भी काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे मशहूर हुए, तो फिल्मों वगैरह के भी अफसाना लिखना शुरू किए थे। और उनके दौर में बहुत सारी फिल्म जो थी वो सुपर हिट वगैरह भी हुई थी, जैसे कि आपको पड़ोसन हो गया, उसके बाद गालिब हो गया। ये सब उनकी फिल्मों का नाम था। ये तो इस चैप्टर का आपको सिर्फ रिवीजन थोड़ा मोड़ा करवा दिए हैं। बाकी आपको इस चैप्टर को अगर फुल एक्सप्लेन और इससे रिलेटेड जो भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको चाहिए, तो चैनल पे दिया हुआ है। आपका उस चैप्टर का जो है फुल एक्सप्लेन भी किया गया हुआ है, और उससे रिलेटेड आपको जो भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करवा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, तो प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। और ये प्रॉमिस क्या है, नाविल है कि मजमून है कि अफसाना है कि खाका है, तो ये प्रॉमिस अफसाना है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, इसकी मुसन्निफा राइटर कौन है, तो जिलानी बानो है। इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन
उससे पहले हम इस कहानी के बारे में जानेंगे कि इस कहानी में जिलानी बानो क्या कहना चाहती है। तो ये कहानी एक घर से रिलेटेड है कि किस तरीके से लोग, एक वालिदैन अपने बच्चों की, अपने औलाद की किस तरीके से मुसीबतें झेलकर और बहुत सारी परेशानियों से अपने औलाद की परवरिश करती है। और वही औलाद एक वालिदैन की, मतलब माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते और एक दूसरे से बहाना करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। डिटेल्स जानते हैं। देखिए, प्रॉमिस में इस कहानी में मेन किरदार जो रहती है वो थी अम्मू। अम्मू जो एक लड़का, ये मतलब उनके शहजादे, उनके पास कितने लड़के रहते हैं, तो उनके पास जो लड़के रहते हैं 4 लड़के रहते हैं। एक का नाम रहता है जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद, ठीक है। और अम्मू के जो हस्बैंड रहते हैं, उनके जो शौहर रहते हैं, वो एक वकील रहते हैं, ठीक है। अम्मू और उनके जो हस्बैंड रहते हैं, ये दोनों मिलकर अपने औलाद को, अपने बाल बच्चे को अपनी जमीन जायदाद वगैरह बेचकर आला तालीम, अच्छा एजुकेशन दिलवाते हैं, ठीक है। और एजुकेशन दिलवाने के बाद जब ये लोग कामयाब हो जाता है शादी से पहले, तो ये लोग खुद वादा करते हैं अपनी अम्मी से, और ये इनकी अम्मू भी, उनकी जो वालिदा रहती है, वो वादा करवाती है, प्रॉमिस करवाती है कि अगर मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल हो जाऊं, तो तुम चारों बेटे, मतलब तुम चारों भाई मुझे कंधा देना। इस चीज का प्रॉमिस रहता है कि जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे कंधा देना, ठीक है। जब इनके जो शहजादे, इनके जो लड़के रहते हैं, जब जॉब नहीं लगी रहती है, जब ये कामयाब हो गए रहते हैं, तो उससे पहले तो सब लोग वादा कर लेते हैं कि हाँ हम लोग जरूर, जब आप इंतकाल होइएगा तो आपको कंधा दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे ये लोग ऊंचे लेवल पे जाते रहते हैं, मतलब अच्छा आला तालीम, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर वगैरह ये लोग बना देते हैं, और लेकिन ये लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद, आला एजुकेशन हासिल करने के बाद जो है, ये लोग अपने वालिदैन की परवरिश को भूल जाते हैं। ये लोगों के अंदर वो इंसानियत नहीं रहती है जो एक औलाद के अंदर होनी चाहिए, कि किस तरीके से एक वालिदैन, एक माँ बाप अपने औलाद के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें झेल कर अपने औलाद को पालती है, पोसती है और परवरिश करके आला तालीम हासिल करवाती है। इनके जो अम्मू जो थी, ये अपने औलाद को पढ़ाने के लिए अपने घर, अपने जो जमीन जायदाद वगैरह जो होते हैं, उसको बेचकर अपने औलाद को आला तालीम हासिल करवा देते हैं। इनका कोई बच्चा शिकागो चला जाता है, कोई अमेरिका वगैरह जाकर वहाँ आला तालीम हासिल करने के बाद वहाँ जॉब करने लगता है। और जब इनकी आखिरी उम्र रहती है अम्मू की, तो उस आखिरी उम्र में इनको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम था कैंसर, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी रहती है कि जो छूटती नहीं है, और यही बीमारी इनको मौत के दहाने पर, मौत के दहलीज पर, मौत के किनारे इनको ले जाती है, ठीक है। इनकी देखभाल करने के लिए इनके जो बच्चे रहते हैं, इनके जो औलाद होती हैं, ये लोग तो खूब सिर्फ दिखावे के लिए ये लोग तो पैसा वगैरह भेजते हैं, और इनके लिए एक अच्छी सी खादमा, नौकरानी भी शिफ्ट कर देते हैं, और एक डॉक्टर को भी वहां मुअय्यन करवा देते हैं ताकि अम्मू की अच्छी तरीके से देखभाल हो। लेकिन दर हकीकत एक बड़ा सा घर रहता है, उसमें अम्मू अकेला रहती है। वो चाहती है कि उसके जो पोता पोती हैं, या फिर उनके जो बेटा है, जैसे जमशेद, रशीद, खुर्शीद वगैरह, हमीद, ये सब इनको देखभाल करने के लिए इनके पास रहें। लेकिन जिस बेटे से वो बात करती है, जो भी बेटा, चाहे वो जमशेद हो या खुर्शीद हो, वो अपने आप को बहाना कर देता है कि अम्मी, यहाँ अमेरिका में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा। दूसरे के पास फ़ोन करती तो दूसरा भी यही बहाना करके बेचारी परेशान होकर काट करके फ़ोन रख देता है। एक बेटा उनका ऐसा रहता है जो अमेरिका ही में शादी कर लेता है, और अमेरिका ही की उनकी बहू रहती है। उसको जब ये फोन करती है, अम्मू फोन करती है, बोलती है कि बेटा कम से कम तुम भी तो बात कर लो, तो अम्मू बोलती है कि मेरे पास कोई समय मैं नहीं रह पाता है, समय होने पर हम आपसे बात वगैरह करेंगे। दूसरी बात ये भी बोलती है कि नहीं होता है, तुम तो पोते पोती पिंकी वगैरह से बात करवा दो। तो उसकी औलाद, जो उसका जो बेटा होता है अम्मू का, वो बोलता है कि अम्मी
ये जो बाल बच्चा है ये अंग्रेज मतलब अमेरिका के रहने वाला है और इन लोगों को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है और आपको उर्दू लैंग्वेज आती है, इन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, जिसकी वजह से दोनों का माबैन मतलब दोनों आपस में बात कीजिएगा तो खुद समझ में नहीं आएगा। इस वजह से बेचारी गुस्सा होकर फिर फोन रख देती है। अम्मू के लिए ये चारों औलाद बहुत सारी सहूलियात रख देती हैं, कर देते हैं, लेकिन दर हकीकत जो प्यार, जो मोहब्बत, एक उनसियत, एक चाहत अपने माँ बाप से होनी चाहिए वो इन लोगों के अंदर नहीं होता है। जब अम्मू की तबीयत खराब हो जाती है 2 साल तक, 2 साल से बीमार रहती है और इनके जो बेटे होते हैं ये लोग इनको सारा खर्चा वगैरह भेजते रहते हैं अम्मू के इलाज के लिए, लेकिन उसका इलाज में कुछ तब्दीली नहीं हो पाती, मतलब कुछ सेहत सही नहीं हो पाता है। और दूसरे इनकी जो एक नौकरानी रहती है अम्मू के लिए वो उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है ख्वाजा बी। और इनको जो डॉक्टर जो शिफ्ट कर दिया हुआ था कि डॉक्टर परमानेंट के लिए, वो डॉक्टर का नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है आरिफ। और ये दोनों, एक डॉक्टर और एक खादमा, उनकी देखभाल करती है, उनकी सारी ज़रूरियात वगैरह जो रहते हैं उसको पूरा करती है। लेकिन इनका ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो जाकनी, वो मतलब मौत के आगे पहुंच जाती है। जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो डॉक्टर साहब उनके पेरेंट्स वगैरह को, जैसे उनके बाल बच्चे को जब फोन करते हैं कि आपकी वालिदा, आपकी मदर जो है डेथ करने वाली है, आप जितना जल्द हो सके बाहर से आ जाएं, ये नौकरानी को जाकर बोल देते हैं डॉक्टर साहब। ये नौकरानी सबको फोन कर देती है। जब सारे लोगों के, जमशेद, खुर्शीद, हमीद वगैरह के पास फोन जाता है तो फोन जाने के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे से बहाना वगैरह करने लगते हैं कि इतनी गर्मी में हिंदुस्तान कैसे जाएगा, बहुत सारी बहाना वगैरह करने लगते हैं। दूसरी बात, इनका एक औलाद जो था, एक बेटा जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम हमीद था, वो हिंदुस्तान ही में रहता है और हिंदुस्तान में रहने पर भी जो है वो अपना आला एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता है, इस वजह से कि वो नेतागिरी, सियासत वगैरह से ताल्लुक रखने लगता है और सियासत से ताल्लुक रखने के बाद एक दूसरे का मर्डर वगैरह करता है और फिर वो आला मिनिस्टर वगैरह बन जाता है और वो जीत भी जाता है। जीतने के बाद वो मिनिस्टर बन जाता है और खुद वो मिनिस्टर होने के बाद जब उसकी सरकार ख़त्म हो जाती है और हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी वो अपनी वालिदा के जनाजे में नहीं आ पाता है। और इनके जो 3 लड़के जो थे, जिसका नाम जमशेद, खुर्शीद, रशीद रहता है, जो शिकागो या फिर अमेरिका वगैरह इस सब में रहते हैं, वो लोग तो आ जाते हैं बाज़ाब्ता मतलब दिखावे के लिए। और इनकी जो एक बहू रहती है, जब इन लोगों को पता चलता है कि इनकी वालिदा मतलब अम्मू डेथ करने वाली है बहुत जल्द, तो ये हमेशा इनको अम्मू से हाल खबर पूछने के लिए हमेशा बात वगैरह करती थी। और जब भी आना रहता था तो ये लोग, ये कहानी कहाँ की है, तो ये कहानी एक हैदराबाद की है, ठीक है। हैदराबाद दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो इस कहानी में जब वो इनकी जो पुतो होती बड़ी वाली, जिसमें नसीम, और जो अमेरिका वगैरह में जो रहती थी, वो पुतो, अमरीकी पुतो जो थी, जिसको हम लोग बहू कहते हैं, वो आती है और हैदराबाद की कोई 5 स्टार वगैरह होटल में रहती है और बहुत सारा घूमती है। जब समय मिलता है तो अम्मू वगैरह से मुलाकात करने के लिए आ जाती है। जब ये लोग आ जाते हैं, लेकिन अम्मू के हालात कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही देखता है ये लोग कि हम लोग तो कुछ दिनों के लीव के लिए, कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आए थे, लेकिन अम्मू के हालात ठीक है, तो ये लोग बहाना करके अम्मू से चले जाता है। अम्मू के पास रहता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि अम्मू की हालत खराब होने लगती है तो इनका एक बड़ा बेटा जो रहता है इनके ऊपर चादर लगा देता है। जैसे ही आदमी डेथ करने के बाद कैसे चादर ओढ़ा दिया जाता है, वैसे ही उनको चादर ओढ़ा देता है कि ये डेथ हो गए। लेकिन अम्मू की सांस अभी चलती रहती है। अम्मू अगर अपने सर से, अपने ऊपर से अगर चादर नहीं हटाती तो इन लोगों को ऐसा फील होता कि अम्मू डेथ हो गई है, मतलब अम्मू खत्म हो गई, इंतकाल हो गई है। लेकिन अम्मू देख लेती है कि मैंने जिस बच्चे की परवरिश की, जिस बच्चे के लिए इतनी खिदमत और इतनी ज़्यादा मुश्किलें, मुशक्क़तें उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्चों के अंदर, इन औलादों के अंदर एक ज़रा बराबर भी आंसू नहीं है मेरे डेथ होने का, मतलब मेरे मरने का। ये लोग तो बाज़ाब्ता मना रहे हैं कि मैं कितना जल्द मर जाऊं। लेकिन दूसरी बात यह है, ये तो हो गई। दूसरा ये कि जब अम्मू एक बेड पर आराम करती रहती है तो उस
के बाद ये लोग देखते हैं कि अम्मू की सिचुएशन, अम्मू की हालत ठीक रहती है, तो ये लोग बहाना करके दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। जब ये निकलते हैं तो अम्मू देख लेती है इन लोगों को, जैसी ही देख लेती है और जैसे ही देखने के बाद जो है अम्मू को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है, और जिसकी वजह से अम्मू जब देखती है तो देखने ही की हालत में इनकी आंख खुली रहती है और वो डेथ हो जाती है, मतलब उनका इंतकाल हो जाता है। जैसे ही ख्वाजा भी उनको देखने के लिए आती है तो देखती है कि इनकी आंख खुली हुई है। आंख खुली होने की वजह से अम्मू डर जाती है कि ऐसा ना हो कि इनके औलाद जब इनसे अलग हुए हैं, जब गए हैं, तो हो सकता है देख ली होगी और इसी सदमा में इंतकाल हो गए। फिर उसके बाद ख्वाजा भी फ़ोन लगाती है, जहाँ जो मतलब लास्ट डेथ बॉडी को जो है ले जाने वाली जो गाड़ी आती है, एम्बुलेंस वगैरह आती है, उसको फ़ोन करते हैं और उसको बोलती हैं कि लाश उठाने वाले ले जाइए और साथ में 4 आदमी को भी भेज दीजिएगा ताकि लाश को उठा के ले जाए। अब बाकी सारे खर्चा, सारे मामलात इनके औलाद वगैरह ये सब कर चुके हैं। ये कहानी था इस प्रॉमिस में, और इसका निचोड़ ये हुआ कि इस कहानी में जब ये डेथ कर जाती है, प्रॉमिस में मतलब अम्मू डेथ कर जाती है, मर जाती है, इंतकाल हो जाती है, तो उसके जनाजे में भी इसके 4 औलाद में से कोई भी नहीं रह पाता। आता तो है लेकिन बज़ाहिर सिर्फ दिखावे के लिए आता है, लेकिन कुछ दिन रहता है फिर वो चला जाता है। और इनका एक बेटा रहता है जो हमीद, वो भी हिंदुस्तान में रहकर, दिल्ली में रहकर भी अपने वालिदा के जनाजे में नहीं आ पाता है, और वो दिखावे के लिए बोलता भी है अपने भाभी वगैरह से कि आप ऐसा कीजिए कि जब अम्मी का ऐसा ना हो कि डेथ वगैरह कर जाए तो इनको कोई बड़ा सा हॉस्पिटल में ले जाए ताकि न्यूज़ वाले आए और मिनिस्टर साहब भी वहां आए और ताज़ियत के लिए पेश करें। ठीक है, ये चीज था प्रॉमिस में। ठीक है, प्रॉमिस मतलब क्या होता है? वादा होता है। ठीक है, इस कहानी को अगर आप बुक के एतबार से पढ़ें तो आपको इतना दिलचस्प होगा, जिसको जिलानी बानो ने डिफाइन किया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। और इस कहानी में मेन यही चीज था, ठीक है, कि प्रॉमिस मतलब क्या होता है। इनके चारों बेटे ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, हल्फ लिया था, कसम लिया था कि हम आपके जनाजा में, जब आप इंतकाल हो जाइएगा तो आपकी जनाजा में जरूर हम लोग कांधा देंगे। लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो चारों के चारों बेटे जो है एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं और कोई भी इनके जनाजा में हाजिर नहीं हो पाता है, और इनको पैसे के बिना पे जो है इनको जो लाश उठाने वाली गाड़ी आती है और लाश ले जाने वाले जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, वो इनको लाश लेकर चला जाता है। ये कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के राइटर के बारे में, इसलिए कि आपको कहानी में अगर बहुत कुछ पूछेगा तो कहानी के मेन किरदार के बारे में पूछ देगा। तो इस कहानी का मेन किरदार कौन है? इस कहानी का मेन किरदार है अम्मू। अम्मू उसकी मदर, किसकी मदर? रशीद, खुर्शीद, जमशेद और हमीद की मदर। ठीक है ना। दूसरा ये कि अगर पूछ देगा कि इनका बेटे का नाम क्या था, तो इनके बेटे का नाम क्या था, तो इनके 4 बेटे हैं जिसका नाम था, ये देखिए, जिनका ये है, एक का नाम जमशेद है, एक का नाम खुर्शीद है, एक का नाम रशीद है, एक का नाम हमीद है। हमीद क्या कौन से पोस्ट पे था? तो हमीद एक सरकारी मिनिस्टर था। दूसरा ये कि अम्मू को कौन सी बीमारी हुई थी? तो अम्मू को बीमारी जो हुई थी वो कैंसर की बीमारी हुई थी। कितने साल कब्ल हुई थी? तो 2 साल पहले हुई थी। ठीक है ना। और दूसरा ये कि इस कहानी में जो खादमा कौन थी, नौकरानी का नाम क्या था जो अम्मू की देखभाल करती थी? तो उसका नाम था ख्वाजा बी। ठीक है, इनका नाम क्या था? ख्वाजा बी था। ठीक है, और अम्मू के देखभाल करने के लिए कौन से डॉक्टर को वहां शिफ्ट किया गया था, वहां तैनात किया गया था? तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर आरिफ। ठीक है, ये थी। और इनके पोता पोती का नाम, एक का नाम था पिंकी था, दूसरे का नाम था, उनके एक बहू का नाम था जिसका नाम नसीमा था, और सब भी उनके ये था। लेकिन मेन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन में यही पूछ देगा कि उनके लड़का का नाम क्या था, और उनके मतलब मेन किरदार कौन है, तो मेन किरदार अम्मू है, और उनके खादमा का नाम क्या था, तो खादमा का नाम ख्वाजा भी था। और बहुत पूछ देगा तो आपको पूछ देगा कि जो अम्मू का इलाज करते थे उस डॉक्टर का नाम क्या है, तो उस डॉक्टर का नाम था आरिफ। ठीक है, अब हम लोग मेन चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, मेन चैप्टर की कहानी तो खत्म हो गई।
हम लोग जो मेन राइटर है, राइटर के बारे में आपको ज्यादा क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में ज्यादा पूछता है। किसी भी कहानी में चले जाइए, चाहे वो मजमून हो या खाका हो या मसनवी हो या गजल हो या नज्म हो, कहीं भी आपको जो चैप्टर का जो मेन राइटर होता है उससे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे, इसलिए हम लोग को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, इसलिए हम लोग इसके तरफ जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर ये 8 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, बुक का नाम तो आपको मालूम होगा, कहकशादोम है, ठीक है। और ये प्रॉमिस मतलब समझते हैं? प्रॉमिस मतलब आपको बताए थे, इसका मतलब होता है वादा, ठीक है। और ये प्रॉमिस क्या है? तो ये एक मुख्तसर अफसाना है, ठीक है। इसके जो राइटर है, मुसन्निफा है, राइटर है, इसका नाम क्या है? जिलानी बानो, ठीक है। जिलानी बानो, इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश आपको यहाँ 14 जुलाई में, ठीक है। 14 जुलाई 1936 ईस्वी को बेदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। बेदायूं एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, जहां वो, और ये शहर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। इनकी पैदाइश हुई, ठीक है ना। और फिर इनके जो वालिद थे, जिनका नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी, ये लोग बदायूं से शिफ्ट होकर वहां से वो हैदराबाद चले गए, वहां मुलाजमत वगैरह की और वहीं मुस्तकिल तौर पर रहने लगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इनके फादर का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी था, ठीक है। और अल्लामा हैरत बदायूनी एक बड़े मौलाना भी थे। और दूसरी बात ये, उर्दू और फारसी में शेर व शायरी वगैरह भी करते थे, ठीक है। देखिए उर्दू और फारसी में वो शेर व शायरी भी करते थे और एक आलिम दीन भी थे, ठीक है। और ये लोग कहाँ चले गए थे? तो ये लोग हैदराबाद चले गए थे, ठीक है। ये लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। और अब हम लोग उनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं। किसके एजुकेशन? आपके जो राइटर हैं, मुसन्निफा है जिलानी बानो, उनके एजुकेशन के बारे में। इनकी तालीम एमए तक हुई थी, ठीक है। और इनकी तालीम एमए तक तो हुई थी। और दूसरी बात ये है कि ये एमए तक तो पढ़ाई की थी, लेकिन एमए तक जो भी एग्जाम हुआ था वो ज्यादातर एग्जाम वो प्राइवेट से दी थी, ठीक है। और इनको किस चीज का शौक था? हर आदमी का एक शौक होता है, एक चाहत होती है। तो इनका शौक क्या था? तो इनका शौक था मुसव्विरी और मौसीकी का। मुसव्विरी मतलब जैसे कि आपको तस्वीर वगैरह बनाना किसी चीज का, ठीक है। और मौसीकी जैसे कि म्यूजिक वगैरह होता है ना, गाना उना बजाना, तो इन चीज का इनको शौक था, ठीक है। दूसरा ये कि जब ये शेर व शायरी वगैरह करती थी तो इब्तदा में, इनका तो असल नाम जिलानी बानो है, लेकिन इब्तदा में शेर व शायरी वगैरह में वो सबा बदायूनी के नाम से मशहूर हुई थी, ठीक है ना। शुरू में सबा बदायूनी लिखती थी, लेकिन फिर बाद में जाकर वो जिलानी बानो से मशहूर हो गई थी। और वो मशहूर किस चीज में हुई? शुरू में तो वो शेर व शायरी करती ही थी, लेकिन बाद में जाकर वो अफसाना निगार और नाविल निगार के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हुई। और अफसाना के मजमूअ, अफसाने से रिलेटेड उनकी बहुत सारी किताबें हैं, नाविल की भी किताबें हैं, जो इसमें नाविल और अफसाने की दुनिया में ये बहुत ज्यादा शोहरत पाई, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई, ठीक है। देखते हैं। देखिए इब्तदा में वो सबा बदायूनी के नाम से शेर व शायरी करती थी, ठीक है। देखिए मशहूर ये किस चीज में मशहूर हुई? तो मशहूर हुई थी ये अफसाना निगारी और नाविल निगारी में ये मशहूर हुई थी, ठीक है ना। मेन शेर व शायरी वगैरह तो करती ही थी, लेकिन उसके बाद वो कुछ उसको छोड़कर वो अफसाना निगारी और नाविल निगारी की तरफ जब वो अपना कदम उठाया तो उसी में वो अफसाना निगारी वगैरह ही आखिरी तक लिखती रही और उसी में बहुत ज्यादा शोहरत पाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के आपको बता देते हैं कि औरतों में, लेडीजों में, जैसे कि निगारे अजीम, कमर जहां, शकीला अख्तर वगैरह कैसे मशहूर हुई है, तो उसी तरीके से जिलानी बानो भी अपने दौर के बहुत बड़े अफसाना निगार और नाविल निगार थी, ठीक है। मशहूर देखिए ये तो। और इनकी शादी, मैरिज जो है, इनका मैरिज किससे हुआ था? तो मैरिज आपको 1959 ईस्वी में 1959 में डॉक्टर अनवर मुअज्जम से हुई थी।
और डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म भी अपने दौर के बहुत बड़े मशहूर अदीब थे। जिस तरह अदीब मतलब क्या होता है, जैसे कि अफसाना निगार, राइटर वगैरह कैसे होते हैं, लेखक वगैरह, तो उसी तरीके जिस तरीके से जिलानी बानो लेखक थी, अफसाना निगार नावल वगैरह निगार थी, उसी तरीके से डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म जो अपने दौर के भी बहुत मशहूर राइटर रहे हैं, बहुत बड़े अदीब थे। जिस तरीके से आपको सैयद मोहम्मद मुहसिन, सोहेल अज़माबादी और सर सैयद अहमद खान अपने दौर के कैसे मशहूर थे, तो उसी तरीके से उस जमाने में डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म अपने दौर के बहुत बड़े मशहूर अदीब थे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अफसानवी मजमूए। अफसानों में इनके जो किताब थी, जो मशहूर किताब थी, उसका नाम क्या है? तो देखते हैं। देखिए, रोशनी के मीनार इनकी सबसे पहली बुक है। दूसरा है नरमान, तीसरा है पराया घर, चौथा है आपको रात के मुसाफिर, उसके बाद है रोज का किस्सा, फिर है तरियाक, उसके बाद नई औरत वगैरह इनकी अफसानवी मजमूआ है, अफसानों की किताब है। ठीक है। नेक्स्ट है इनका नाविल। नाविल में कौन कौन सी किताब है? तो नाविल में है एक ईवान गजल है, दूसरा है बारिश संग, और एक नाविलट है। नाविलट किसको कहते हैं? तो जिस तरीके से एक इसमें मुसद्दर, इसमें मुकब्बर कैसे होता है, बड़ी और छोटी चीजें होती है, तो नाविल मतलब बड़ी नाविल और नाविलट मतलब छोटी सी नाविल। ठीक है। तो नाविल में बड़ी नाविल जो थी एक ईवान गजल और एक बारिश संग थी। दूसरी जो छोटे नाविल में तो इसका है नगमे का सफर, और दूसरा है जुगनू और सितारे, ये इनकी नाविलट थी। ठीक है। और जिलानी बानो को किस किस अवार्ड से नवाजा गया, कौन सा इनको इनाम मिला था, खिताब मिला था, वो चीज हम जानेंगे, इसलिए कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछ देता है कि जिलानी बानो को कौन कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए, इनको सबसे पहला अवार्ड मिला था मोदी गालिब अवार्ड, और नेक्स्ट है कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, उसके बाद नकुश अवार्ड, दूसरा है सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। इनको 4 अवार्ड वगैरह इनको मिला था। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड आपको जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो उसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। इसका फुल एक्सप्लेन हो गया है, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड आपका एक और वीडियो बनेगा जिसमें आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फुल एक्सप्लेन के साथ बता दिया जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसके तरफ जाएंगे। ठीक है। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि आपकी इस चैप्टर से मेन जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस से आपको ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछेगा उसके बारे में जानते हैं। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको कि प्रॉमिस क्या है। तो प्रॉमिस क्या है? तो यह एक अफसाना है, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ये कि प्रॉमिस में मेन किरदार कौन है? तो अम्मू है। ठीक है। तीसरा ये कि अफसाना प्रॉमिस के राइटर कौन है? तो अफसाना प्रॉमिस के राइटर जिलानी बानो है। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो 1936 ईस्वी में इनकी पैदाइश बेदायूं में हुई। बेदायूं कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके फादर का नाम क्या है? इनके फादर का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी है। और ये क्या थे, किस चीज के फन में थे? तो ये उर्दू और फारसी में शेर व शायरी भी करते थे और एक आलिम दीन भी थे। आलिम दीन मतलब दीन के बारे में जानने वाले, जिसको हम लोग मौलाना भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये कि इनका एजुकेशन कहाँ तक हुआ था? तो इनका एजुकेशन एमए तक हुआ था, और ज्यादातर वो एग्जाम प्राइवेट से दिए थे। और दूसरा ये इनको शौक, किस चीज का शौक था? तो मुसव्वरी और मौसीकी का शौक था। इनके अफसानों में कौन कौन सी किताब थी? तो इनके अफसानों में है आपको अफसाना निगार में है, जिसमें आपको रोशनी के मीनार है, नरमान है, पराया घर है, रात के मुसाफिर है, रोज का किस्सा है, तरियाक है, नई औरतें हैं। और आपको सबसे ज्यादा अगर इससे क्वेश्चन जो पूछता है तो आपको पूछ देगा कि ईवान गजल के राइटर कौन है? तो ईवान गजल के राइटर है जिलानी बानो। ठीक है। नेक्स्ट है आपको जैसे बारिश संग जो है, बारिश संग है, इसके राइटर कौन है और ये क्या है? बारिश संग क्या है? तो यह एक नाविल है। ईवान गजल क्या है? तो यह एक नाविल है। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है जिलानी बानो। और इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो गालिब, इनको मोदी गालिब अवार्ड मिला था, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड मिला था, इनको नकुश अवार्ड मिला था, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। ये तो आपका हो गया फुल एक्सप्लेन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो आएगा, उसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वीवीआई उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। अब तक के जो भी
स्टूडेंट चाहे क्लास 10th में है या फिर 12th में है, अभी तक उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपनी एजुकेशन में ज़्यादा, अपने नॉलेज में, अपनी तालीम में ज़्यादा इजाफा करने चाहते हैं तो आप इससे जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये भी फले फूले और आपके एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। और आपको जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसका पहले फुल एक्सप्लेन कर देते हैं और उससे रिलेटेड आपको जो भी बीवीए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसका भी रिवीजन करवा देंगे। फिर जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा तो इन शॉर्ट आपका 100-150 ऑब्जेक्टिव का जो है ना एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको 1 to 5 चैप्टर के करीब या फिर 1 to 3 आपको 3 चैप्टर 4 चैप्टर 1 से लेकर 4 चैप्टर के करीब जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिससे सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बस खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।